हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में एसएससी जीडी और यूपी पुलिस दोनों की वैकेंसी लगी हुई है और एसएससी जीडी का तो एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आगामी महीने जनवरी से फरवरी के बीच में आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने हैं। तो कम से कम दो सब्जेक्ट्स को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, एक है जीएस और दूसरा है हिंदी। इसमें हम संभावित प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि जिन प्रश्नों या जिन टॉपिकों को मैं लेकर चलूँ आपके साथ, उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकें और एसएससी जीडी जैसे एग्ज़ाम्स में आप अपना बेहतर प्रदर्शन करके आएँ, ताकि इस बार सिलेक्शन बेटा चूके ना। ठीक है, विलम्ब बहुत है, आप सभी जानते हैं कि काफ़ी समय के बाद मैं यूट्यूब पर आया हूँ, पर कोई नहीं, इस बार एंट्री भले देर से होगी लेकिन धुआंधार होनी चाहिए। और मेरा मुख्य मकसद यही है कि आप लोग जीएस में बेहतर परफॉर्म करें और अच्छे नंबर ले आएँ। तो आइए बिना समय गंवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज प्रश्नों की सीमित संख्या है क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिल पाया, तो सिर्फ 15 प्रश्नों की ये श्रृंखला है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेहतर और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है ये श्रृंखला। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेसेज फेयर पॉलिसी। अहस्तक्षेप की नीति का अर्थ क्या है। फेयर लेजिस्लेशन, निष्पक्ष विधि, कंट्रोल ओवर ट्रेड, व्यापार पर नियंत्रण, विड्रॉल ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, या फिर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है वह आपकी अर्थव्यवस्था से है और आप सभी जानते हैं, अगर बात की जाए मेरे बच्चों लेसेज फेयर पॉलिसी की, तो लेसेज फेयर पॉलिसी अहस्तक्षेप की नीति है, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, यानी कि विथड्रॉल्स ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चों ऑप्शन सी, कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। और अगर बात की जाए अहस्तक्षेप नीति की, तो यह एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें निजी पार्टियों के मध्य ट्रांजैक्शन सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से, जैसे विनियमन विशेषाधिकार, सीमा शुल्क, आर्थिक अनुदान से मुक्त होता है। यह व्यक्तियों और समाज के आर्थिक मामलों में न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की नीति है। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री, आपने नाम सुना होगा, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनके दर्शन के आधार पर ही इस शब्द को लोकप्रिय बनाया गया था। तो लेसेज फेयर पॉलिसी क्या है मेरे बच्चों, तो ये है विड्रॉल्स ऑफ सम रेस्ट्रिक्शंस, यानी कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है बच्चों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में आप आसान प्रश्नों को भी गलत कर जाते हैं। चलिए पर प्रश्न है बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। यानी कि राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति के तौर पर अधिकतम अवधि कितनी है जिस पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या फिर 2 वर्ष। तो बेटा इस प्रश्न की बात की जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी जानते हैं और उम्मीद है कि अगर आपने मेरा पॉलिटी वाला सेशन अटेंड किया है तो ये प्रश्न आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। राष्ट्रपति के पद की रिक्त की स्थिति में अधिकतम समय जब तक वह पद रिक्त हो सकता है वह है 6 माह। 6 माह के भीतर किसी भी हाल में राष्ट्रपति के पद को पूर्ण कर लिया जाता है। और आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्त की दिशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को संभालता है। और अनुच्छेद 62 के अनुसार आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति के रिक्त पद को अधिकतम 6 माह के भीतर भर लिया जाना आवश्यक है। तो अगर राष्ट्रपति कार्य में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके पद का संचालन 6 माह तक कर सकता है और ये अधिकतम अवधि है।
ठीक है बेटा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है मेरे बच्चों, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा यानी लोकसभा का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, या फिर प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। तो बेटा आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रपति के द्वारा ही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और आप सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 पर अगर नज़र डाला जाए मेरे बच्चों, तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित शर्तें और प्रक्रियाएं अनुच्छेद 124 में उपलब्ध कराई गई हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और इतिहास से है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। जल्दी से बताइए बच्चों, बाई हुम एंडेड द फर्स्ट मैसूर वॉर fought between the British and Hyder Ali in 1767 to 1769 AD। 1767 से 1769 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और हैदर अली के बीच लड़ा जाने वाला पहला मैसूर युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ? ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी, पांडिचेरी की संधि से, ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास की संधि से, ट्रीटी ऑफ मैसूर, मैसूर की संधि से, या ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले यानी एक्सला चैपल की संधि से। तो बेटा आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, मद्रास की संधि यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास। मद्रास संधि के माध्यम से ही जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया उसकी समाप्ति किसके द्वारा की गई बेटा? तो मद्रास की संधि के माध्यम से। अब मद्रास की संधि की बात की जाए तो यह समझौता 1769 में मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और इस संधि द्वारा पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, ये आप सभी जानते हैं। और इस संधि के एक प्रावधान के अनुसार अगर कोई पड़ोसी राज्य हैदर अली के राज्य पर आक्रमण करता तो ब्रिटिश सेना क्या करती? मैसूर की सहायता करती। यानी कि आप कह सकते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजित हुए, क्योंकि इस संधि के माध्यम से यह सुनिश्चित हो गया था कि हैदर अली के राज्य पर अगर कोई आक्रमण करता तो ब्रिटिश सेना मैसूर की सहायता के लिए आगे खड़ी होती। ठीक है बेटा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों। इन विच बैटल डिड शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौड़? गौड़ के बारे में मैंने आपको बताया था मेरे बच्चों, तो जल्दी से बताइए शेर शाह सूरी ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? घाघरा इन 1529 AD, चौसा इन 1539 AD, पानीपत इन 1526 AD, या फिर खानवा इन 1527 AD? जल्दी से बताइए बेटो। तो इस प्रश्न का आप सभी उत्तर जानते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने बताया भी था कि 26 जून 1539 को एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा जाता है चौसा का युद्ध। और ये वही युद्ध है मेरे बच्चों जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त किया और इस युद्ध में मुगलों की सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और हुमायूं मात्र कुछ लोगों के साथ भागने में सफल रहा। ये वही युद्ध है मेरे बच्चों जिसमें गौड़ पर कब्जा किया गया शेर शाह सूरी के द्वारा और उसके बाद भारत में सूरी वंश की नींव डाली गई जिसे प्रथम अफगान वंश कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है और उम्मीद करता हूँ आप सभी को उत्तर पता होगा क्योंकि ये प्रश्न विज्ञान से है। तो देखते हैं प्रश्न को। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक फैक्टर
निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव कारक है? माइट्स, बरूथी, मॉइस्चर, नमी, इंसेक्ट्स, कीट या रोडेंट्स जिसे कृंतक कहा जाता है? तो बेटा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मॉइस्चर यानी कि नमी। इसमें से नमी ही एकमात्र अजैव फैक्टर है। अजैव फैक्टर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, एक फैक्टर बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है। और अबायोटिक फैक्टर पर्यावरण के वे अजीवित रासायनिक और भौतिक भाग हैं जो जीवित प्राणियों और पारिस्थितिकी तंत्र पर अपना प्रभाव डालते हैं। आप सभी जानते हैं अजैव कारकों को स्वाट्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि मृदा, जल, वायु, तापमान और उसके साथ सूर्य प्रकाश, इसी के रूप में विभक्त किया जाता है अजैव कारकों को। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि मॉइस्चर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बायोलॉजी से है और कहीं ना कहीं क्लास 9th और 10th में आपने इसको पढ़ा भी है। तो जल्दी से बताइए, प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ, यानी प्लूरा किसका आवरण है? लंग्स का, लीवर का, किडनी का या फिर हार्ट का? तो आप सभी जानते हैं मेरे बच्चों, प्लूरा किसका आवरण है? लंग्स का, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। और प्लूरा एक बड़ा और पतला सीट होता है जो फेफड़े के बाहरी भाग के चारों तरफ उसे लपेटा रहता है। ये सारी चीज़ें आपने विज्ञान में पढ़ी हैं। और अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो यह एक अत्यंत कोमल सीरमी झिल्ली है जो एक बंद अंतर्विलित कोश के रूप में व्यवस्थित रहता है। प्लूरा कब दिखाई देता है? तो प्लूरा केवल तभी दिखाई देता है जब उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी या फिर असामान्यता उत्पन्न होती है, यानी कि अगर प्लूरा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तभी वह दिखाई देता है, अन्यथा वह फेफड़े को चारों तरफ से कवर किए रहता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे बच्चों ऑप्शन ए यानी कि लंग्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो जल्दी से बताइए मेरे बच्चों, द मॉडरेटर यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विभेदक कौन सा है? यूरेनियम, रेडियम, साधारण जल या फिर ग्रेफाइट? तो आप सभी जानते हैं कि विभेदक के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या प्रयोग किया जाता है मेरे बच्चों? ऑर्डिनरी वाटर, यानी कि हम प्रयोग करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में विभेदक के रूप में सिर्फ साधारण जल, सामान्य जल का प्रयोग हम करते हैं किसमें मेरे बच्चों? मॉडरेटर में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर का मॉडरेटर होता है उसमें विभेदक के रूप में साधारण जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, फ्रॉम विच द मेडिसिन ऑफ क्यूनाइन ऑब्टेन्ड, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से, मनी प्लांट से, यूकेलिप्टस के पौधे से या फिर एकोनाइट के पौधे से? तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता है कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है। और बिना समय गंवाए हम इसके उत्तर को देख लेते हैं मेरे बच्चों, क्योंकि ये अभी तक का पूछे जाने वाला सबसे आसान प्रश्न रहा है, क्योंकि आप सभी पढ़ चुके हैं इसको कई बार कि कुनैन की औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो सिनकोना के पौधों से, सिनकोना प्लांट से ही प्राप्त किया जाता है कुनैन की औषधि। और आप सभी जानते हैं प्राकृतिक रूप से कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होता है और यह प्राकृतिक रूप में श्वेत क्रिस्टलीय एल्कोलाइड है जिसमें एंटीपायरेटिक, एंटी मलेरियल, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे गुण जो दर्द निवारक होते हैं वो सब कुनैन में पाए जाते हैं। बुखार कम करने वाले जिसे आप एंटीपायरेटिक बोलते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। एनाल्जेसिक मतलब दर्द निवारक, ये सारे गुण किसके अंदर पाए जाते हैं? तो कुनैन के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे बच्चों जीएस, जनरल नॉलेज से या कह सकते हैं जनरल जीके से है। इन विच द हुट्टी गोल्ड माइंस आर लोकेटेड, हुट्टी सोने की खानें किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो इस प्रश्न को बिना समय गंवाए हम उत्तर देंगे ऑप्शन ए कर्नाटका। कहाँ पे बेटा, किस हुट्टी सोने की खाने कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है मेरे बच्चों। और ये किसकी खाने हैं? तो गोल्ड माइंस तो लिख ही दिया है, ये स्वर्ण खाने हैं जो कर्नाटक के राचूर जिले में स्थित हैं। और यह खान संभवतः विश्व की सबसे पुरानी धातु वाली खान है। और अगर इसकी बात की जाए प्राचीनता, तो सम्राट अशोक के शासनकाल से पूर्व की इसकी प्राचीनता है, जिसे आप हुट्टी सोने की खान कहते हैं, जो कर्नाटक में स्थित है। इसकी प्राचीनता अशोक के शासनकाल से पहले का है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न है साइंस से, तो जल्दी से बताइए। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन until the unless it is acted upon by an external force. This is Newton's। यानी कि एक वस्तु जब तक स्थिर रहती है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, जब तक कि इसके गति में कोई परिवर्तन ना किया जाए, या अगर कोई व्यक्ति गति में अगर कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। यह न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर चतुर्थ नियम? आप सभी को याद होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ इज स्टेशनरी, यानी कि जड़त्व का नियम कहलाता है। और ये पहला नियम ही ये बताता है कि एक वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे बच्चों ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वेयर इज द हाइएस्ट पीक ऑफ देवमाली सिचुएटेड? देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो बेटा ये बहुत ही आसान प्रश्न है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ देवमाली की पहाड़ियाँ किसी से बची नहीं होंगी, क्योंकि देवमाली हमेशा से चर्चा का विषय रह चुका है। तो बेटा जल्दी से बताइए, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर ओडिशा? तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर देखा जाए मेरे बच्चों, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओडिशा। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? तो वह स्थित है ओडिशा में, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देयर इज नो वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरस? निम्न में से किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बन पाया है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी? तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है मेरे बच्चों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का अभी तक मेरे बच्चों कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाया है। हेपेटाइटिस सी विषाणु के लिए कोई टीका बना नहीं है। अब तो आप जानते ही हैं कि 2020 में पूरा विश्व जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था, तो कोविड-19, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसे वैक्सीन बने इस बीमारी को दूर करने के लिए, लेकिन हेपेटाइटिस सी के विषाणु का अभी तक कोई टीका बन नहीं पाया है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी की श्रेणी में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है इतिहास से, जल्दी से बताइए, हु इज़ द राइटर ऑफ हिंद स्वराज? हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेरे बच्चों महात्मा गांधी। यानी कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो लेखक है महात्मा गांधी, जिनके द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज। और इसमें ये बात उल्लिखित किया गया है कि किसी भी देश के लिए सामाजिक विभिन्नता सही है, लेकिन सामाजिक विभाजन ये तब बन जाता है जब उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप प्रादुर्भाव करता है, या किसी भी सामाजिक विभिन्नता में जब राजनीतिक क्रियाकलाप सक्रिय हो जाते हैं तो वह सामाजिक विभाजन के रूप में खड़ी हो जाती है, जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन। ठीक है मेरे बच्चों, आज के सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा जल्द, और ये करंट से संबंधित प्रश्न है। डोनी पोलो एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट? डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, ईटानगर या फिर अयोध्या में? तो आप सभी जानते हैं
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे की स्थापना किया गया, यानी कि उसका उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पर है मेरे बच्चों? तो ईटानगर, और ईटानगर आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं कल लाइव नए सेशन के साथ। जितने लोगों को जोड़ सकते हैं मेरे बच्चों जोड़िए, क्योंकि आपका समर्थन ही मुझे मोटिवेट करता है, मुझे उत्प्रेरित करता है वीडियोस को बनाने के लिए। तो जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।